हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स और मैं हूं वीके कुशवाहा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। साथियों, आज पुनः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 5 से लेकर 8 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसके अध्याय जो है बहुत ही ये महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जिनके अंतर्गत कैसे सम्मन जारी किया जाता है, कैसे वारंट जारी किया जाता है, हाजिर होने के लिए क्या आदेशिकाएं निकाली जाती हैं, दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए कैसे जो है आदेशिकाएं निकाली जाती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की गिरफ्तारी से, दूसरा ऑप्शन है आदेशिकाओं का जारी किया जाना, तीसरा ऑप्शन है शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, चौथा है लोक व्यवस्था बनाए रखना। इसका सही ऑप्शन है ए। अध्याय 5 जो है संबंधित है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में, और ये धारा 35 से लेकर 62 तक है। 35 से लेकर 62 तक। आदेशिकाओं का जारी किया जाना, इसमें दो तरह की आदेशिकाओं के जारी किए जाने के संबंध में है। एक है चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है वो है हाजिर होने के लिए विवश किए जाने के संबंध में है। ये है 63 से लेकर 93 तक। ये है 63 से लेकर 93 तक। और चैप्टर जो 7 है, चैप्टर 7 वो है चीजों को पेश करने के लिए वो 94 से लेकर पेश करने के लिए जो आदेशिकाएं जारी की जाती हैं वो जो है 94 से लेकर 110 तक है। 94 से लेकर 110 तक है। शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, ये है चैप्टर 9 में। यह है चैप्टर 9 में। ये इसका सेक्शन जो रेंज है वो है 125 से लेकर 143 तक। 125 से लेकर 143 तक। फिर चौथा जो ऑप्शन है वो डी है। इसमें जो है ये है चैप्टर 11 से संबंधित। चैप्टर 11 से संबंधित लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये 148 से लेकर 169 167 तक है। 167 ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को
बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में दिया गया है? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है धारा 30, दूसरा ऑप्शन है धारा 35, तीसरा ऑप्शन है धारा 40, चौथा ऑप्शन है धारा 48। इसका सही ऑप्शन है बी, धारा 35। धारा 35 ये बताती है कि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। उसने कई रीजंस दिए हैं, उन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है, जैसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया हो, या पुलिस अधिकारी की नॉलेज में कोई परिवाद हो जिसकी इत्तला जो है निकाली जा चुकी हो हाजिर होने के लिए, और वो 7 वर्ष या उससे अधिक हो, उसका जो है कारावास 7 वर्ष या उससे अधिक का हो, या अपराधों को रोकने के लिए, या जो है समुचित अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। धारा 35(3) के तहत यदि अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पुलिस को क्या करना होगा? पहला ऑप्शन है मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित में दर्ज करना, आरोपी से बॉन्ड भरवाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है, कारणवश गिरफ्तार नहीं हो पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो विवेचक है या जिसे ये उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था, वह व्यक्ति उस कारण को उल्लेखित करेगा कि ऐसा व्यक्ति किन कारणों से जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। मेमो ऑफ अरेस्ट, मेमोरेंडम, गिरफ्तारी का ज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 4, गिरफ्तारी का ज्ञापन पर कम से कम कितने गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 1 गवाह, दूसरा ऑप्शन है 2 गवाह, तीसरा ऑप्शन है 3 गवाह। डी कहता है कि कोई अनिवार्य नहीं, यानी कि ये जरूरी नहीं कि जो है गिरफ्तारी के ज्ञापन पर गवाहों के हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन इसका सही ऑप्शन है ए। सही ऑप्शन है ए, यानी कि कम से कम एक गवाह के द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। गिरफ्तारी करने वाले एक गवाह के द्वारा जो है अनुप्रमाणित होना चाहिए। धारा 36 खा बताती है गिरफ्तारी की, जिसमें यह बताया गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको बताया जाएगा गिरफ्तारी का कारण, और जब गिरफ्तारी अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा तब उस पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे। अगर कोई गवाह नहीं मिलता है तो उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके और गिरफ्तारी मेमो पर जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके भी प्रति हस्ताक्षर द्वारा कराए जाएंगे, उसके भी हस्ताक्षर कराया जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। बीएनएसएस की किस धारा में नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम की स्थापना का प्रावधान है? पुलिस कंट्रोल रूम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला ऑप्शन है धारा 37, दूसरा ऑप्शन है धारा 38, तीसरा ऑप्शन है 39, चौथा ऑप्शन है धारा 40। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 37। धारा 37 से कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में
और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। धारा 38 जो है वो बताती है कि उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का राइट होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को राइट है कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, लेकिन संपूर्ण जांच या पूछताछ के दौरान नहीं। धारा 39 बताती है कि अगर कोई व्यक्ति नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में है। और धारा 40 जो है बताता है कि प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कैसे करेगा, उसके संबंध में प्रावधान है। अगर प्राइवेट व्यक्ति किसी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो अजमानती और संज्ञेय अपराध कारित करता हो या उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया हो, और अगर प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करता है तो 6 घंटे के भीतर उसे पुलिस की कस्टडी में देगा, अभिरक्षा में सुपुर्द करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। जिले में नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए नोटिस बोर्ड पर क्या विवरण प्रदर्शित किया जाएगा? जिले में नियंत्रण कक्ष जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर क्या विवरण प्रदर्शित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम और पते। दूसरा ऑप्शन है गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के नाम। चौथा है अपराध की प्रकृति। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है धारा 37 खा में। धारा 37 खा में बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार किस धारा में है? पर अभी बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला ऑप्शन है 39, दूसरा ऑप्शन है 38, तीसरा ऑप्शन है धारा 41, चौथा ऑप्शन है धारा 45। इसका सही ऑप्शन है बी, धारा 38। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? इसके संबंध में भी ऊपर बात की जा चुकी है। पहला ऑप्शन है धारा 40, दूसरा ऑप्शन बी है धारा 43, तीसरा ऑप्शन है 42, चौथा ऑप्शन है 38। 38 तो अभी ऊपर बताया जा चुका है, अपने पसंद के अधिवक्ता से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 40। धारा 42 जो है सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी का संरक्षण से संबंध है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सशस्त्र बल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई है, तो बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब? जब वो ड्यूटी पर कोई अपराध कारित करता है। 43 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसके संबंध में बात की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर है 9। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान किस धारा में है? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान किस धारा में है? पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 41, तीसरा ऑप्शन है 46, चौथा ऑप्शन डी है 48। का सही ऑप्शन है बी, धारा 41। मजिस्ट्रेट जो है गिरफ्तार कब कर सकता है? जब उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया हो, तो वह या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या उसे गिरफ्तार किए जाने का निर्देश दे सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 10। क्या एक मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में अपराध करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? अभी ऊपर बात
हुई थी इसी से संबंधित, हाँ, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन है बी, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट। सी, चाहे वो कार्यपालक हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो। डी, नहीं, केवल पुलिस ही कर सकती है। इसका सही ऑप्शन है सी। जो धारा 41 है वो बात करती है कि चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, अगर उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है तो वह तो स्वयं या उसे गिरफ्तार किए जाने का निर्देश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, सशस्त्र बलों की सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण किस धारा में किया गया है? पहला ऑप्शन है धारा 43, दूसरा ऑप्शन है धारा 45, तीसरा ऑप्शन है धारा 47 और चौथा ऑप्शन है धारा 49। इसके संबंध में भी ऊपर बातचीत की जा चुकी है। सशस्त्र बलों, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो जो है धारा 42 होगा। धारा 42 में इनको संरक्षित किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सशस्त्र बल का सदस्य है तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 12, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? अरेस्ट हाउ मेड, इसका वर्णन किस धारा में है? अभी ऊपर भी बताया जा चुका है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? पहला ऑप्शन है धारा 43, दूसरा ऑप्शन है धारा 46, तीसरा ऑप्शन है धारा 42, चौथा ऑप्शन है धारा 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धारा 43 बताता है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। उसके शरीर को छुआ जाएगा और जितना आवश्यक है उतना बल प्रयोग भी किया जाएगा, निरुद्ध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, महिला की रात में गिरफ्तारी के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? पहला ऑप्शन है ए, पुलिस अधीक्षक। दूसरा ऑप्शन है बी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन है डी, जिला मजिस्ट्रेट। चौथा ऑप्शन है सत्र न्यायाधीश। इसका सही ऑप्शन है बी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है धारा 43 के सब सेक्शन 5 में। धारा 43 के सब सेक्शन 5 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 14, धारा 45 के तहत पुलिस अपराधी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, धारा 45 के तहत पुलिस अपराधी का पीछा भारत के किस स्थान तक कर सकती है? पहला ऑप्शन है ए, भारत के किसी भी स्थान तक। दूसरा ऑप्शन है बी, केवल राज्य के भीतर। तीसरा ऑप्शन डी है केवल जिले के भीतर। चौथा ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट की अनुमति वाले क्षेत्र तक। इसका सही ऑप्शन नंबर है ए, भारत के किसी भी स्थान तक। ये कहाँ कहा गया है? ये बताया गया धारा 45 में। ये है वारंट, भारत के किसी भी स्थान में जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है या उसने कोई संज्ञेय अपराध कारित किया है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताना किस धारा के तहत अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है धारा 47, दूसरा ऑप्शन है धारा 50, तीसरा ऑप्शन है धारा 51, चौथा ऑप्शन है धारा 52। इसका सही ऑप्शन है
ए। धारा 47 जो है की उपधारा 1 में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और उसे ये भी बताना पड़ेगा, अगर वो जमानती अपराध केस में गिरफ्तार किया गया तो उसको बताना पड़ेगा कि वह जमानत या मुचलका भरने पर जो है जमानतदार के कागजात जमा करने पर वो छोड़ दिया जाएगा, जमानत देने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 16। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी किस धारा के तहत ली जाती है? पहला ऑप्शन है धारा 51, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 53, चौथा ऑप्शन है धारा 54। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 49, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी के संबंध में है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। आक्रामक आयुध को जब्त करने की शक्ति किस धारा में है? आक्रामक आयुध, ऑफेंसिव वेपन्स, मतलब ऐसे वेपन्स जिनसे कोई अपराध कारित होना संभव हो, ऐसे वेपन्स अगर उसके व्यक्ति के पास पाए जाते हैं तो पुलिस अधिकारी उन्हें जब्त कर सकता है। वो जब्त करने की शक्ति पूछ रहा है कि किस धारा में दी गई है। पहला ऑप्शन है धारा 50, दूसरा ऑप्शन है धारा 52, तीसरा ऑप्शन है 55, चौथा ऑप्शन है डी धारा 60। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 50। अगला क्वेश्चन नंबर है 18। चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आरोपी की जांच का प्रावधान किस धारा में है? चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आरोपी की जांच का प्रावधान किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 51, दूसरा ऑप्शन है धारा 53, तीसरा ऑप्शन है धारा 54, चौथा ऑप्शन है धारा 55। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धारा 51। चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आरोपी व्यक्ति की जांच से संबंधित है। इसमें जांच के समय जो है उसका थूक है, नाखूनों की कतरन है, बाल है, ये सब लिया जाता है सैंपल में। अगला क्वेश्चन नंबर 19। बलात्कार के आरोपी की चिकित्सा जांच किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 53, बी है धारा 54, सी है धारा 51 और डी है धारा 52। इसका सही जवाब है इसका सही जवाब जो है वो है धारा 52, ऑप्शन नंबर डी। जो बलात्कार का आरोपी है वो धारा 52 के तहत उसकी मेडिकल उसका किया जाता है। उसके मेडिकल से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भी जो है सैंपल लिया जाता है। इसमें स्वैब है, नाखून की कतरन है, वीर्य है, खून या धब्बे वगैरह जो कुछ हैं उनसे संबंधित सैंपल जो है लिया जाता है। और उसमें जो मेडिकल होता है उसका सही शुरू करने का समय, प्रारंभ करने का समय और बंद करने का समय भी अंकित करना पड़ता है। उसका पूरा नाम, पता ये भी अंकित करना पड़ेगा। और उसकी जो रिपोर्ट तैयार होगी, जो तैयार करेगा चिकित्सक, शीघ्र ही विवेचक को भेजेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का आदेश कौन दे सकता है? आइडेंटिफिकेशन परेड। पहला ऑप्शन है पुलिस अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है जेलर, तीसरा ऑप्शन है न्यायालय मजिस्ट्रेट, चौथा ऑप्शन है डी पीड़ित व्यक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय या मजिस्ट्रेट। या प्रावधान कहाँ किया गया है? या प्रावधान किया गया है धारा 54 में। कहाँ किया गया है? धारा 54 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 21। गिरफ्तार व्यक्ति को कितनी अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन ए है 12 घंटे, दूसरा धारा 24, दूसरा है ऑप्शन 24 घंटे यात्रा समय को छोड़कर, तीसरा है 48 घंटे, चौथा है 72 घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
24 घंटे यात्रा के समय को छोड़कर। और ये प्रावधान जो है किस धारा में दिया गया है? ये प्रावधान दिया गया है धारा 58 में। कहाँ दिया गया है? धारा 58 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। अध्याय 6 का मुख्य विषय क्या है? पहला ऑप्शन है गिरफ्तारी, दूसरा ऑप्शन है हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है तलाशी वारंट, चौथा है लोकतंत्र। इसका सही ऑप्शन है बी, हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए जो है आदेशिकाओं से संबंधित है। ये धारा 63 से लेकर 93 तक है। कहाँ से? 63 से लेकर 93 तक इसके संबंध में जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 23। समन का प्रारूप कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लिखित और 2 प्रतियों में होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है न्यायालय की मोहर सहित होना, चौथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। और ये व्यवस्था जो है की गई है धारा 63 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 63 में ये प्रावधान किया गया है कि समन जो है 2 प्रतियों में होगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय की मुद्रा उस पर लगी होगी। ये सब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 24। सम्मन की तामील सर्विस ऑफ समन्स किसके द्वारा की जाएगी? नंबर 1 पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के अधिकारी द्वारा, किसी लोक सेवक के द्वारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस अधिकारी के द्वारा। सम्मन की तामील जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी। और ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 64 की उपधारा 1 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25। निगमित निकायों पर समन की तामील किस पर की जाएगी? पहला ऑप्शन चपरासी पर, स्थानीय निवासी पर, निगम के सचिव या मुख्य अधिकारी पर, किसी भी कर्मचारी पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निगम के सचिव या मुख्य अधिकारी पर। ये प्रावधान दिया गया है 65(1) में। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। सम्मन व्यक्तिगत रूप से न मिलने पर परिवार के किस सदस्य को दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है वयस्क पुरुष या महिला सदस्य, बी ऑप्शन है केवल वयस्क पुरुष सदस्य, सी नाबालिग बच्चे को, डी घरेलू नौकर को। तो सही ऑप्शन है बी, केवल वयस्क पुरुष सदस्य को। केवल वयस्क पुरुष सदस्य को। ये प्रावधान कहाँ किया गया है? ये प्रावधान किया गया है धारा 66 में। कहाँ किया गया है? धारा 66 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 27। धारा 67 के तहत घर के दृश्यमान भाग पर समन चिपकाकर तामील कब की जाती है? पहला ऑप्शन है जब अन्य तरीकों से तामील न हो सके, जब आरोपी घर पर न हो, जब पुलिस चाहे, जब मजिस्ट्रेट मौखिक आदेश दे। ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, जब अन्य तरीकों से सम्मन की तामील न हो सके तो उसके घर के दृश्यमान भाग पर जो है सम्मन चिपका करके तामील की जाती है। ये प्रावधान दिया गया है धारा 67 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 28। सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील किसके माध्यम से की जाएगी? पहला ऑप्शन है सीधे सेवक को,
उसके कार्यालय के प्रधान के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, चौथा ऑप्शन है पुलिस थाने के माध्यम से। इसका सही ऑप्शन है बी, उसके कार्यालय के प्रधान के माध्यम से। ये व्यवस्था की गई है धारा 68 में। कहाँ की गई है? धारा 68 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 29। बीएनएसएस में समन की तामील के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रावधान किस धारा में है? इलेक्ट्रॉनिक संचार, पहला ऑप्शन है धारा 62, दूसरा ऑप्शन है धारा 64, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है डी धारा 71। इसका सही ऑप्शन है धारा 64। अगला क्वेश्चन नंबर है 30। गिरफ्तारी का वारंट कब तक प्रभावी रहता है? पहला ऑप्शन 6 महीने तक, दूसरा 1 साल तक, तीसरा जब तक वो निष्पादित या रद्द न कर दिया जाए, अगला 30 दिन तक। डी ऑप्शन है 30 दिन तक। इसका सही ऑप्शन है सी, जब तक कि वो निष्पादित न कर दिया जाए या जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा वापिस न कर लिया जाए, तब तक वो निष्पादन में, तब तक वो जारी रहेगा। और ये व्यवस्था की गई है धारा 72 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 31। जमानती वारंट का प्रावधान किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 72, दूसरा ऑप्शन है 73, चौथा ऑप्शन है धारा 75, तीसरा ऑप्शन है धारा 75, चौथा ऑप्शन है डी धारा 80। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धारा 73। अगला क्वेश्चन नंबर है 32। क्या गिरफ्तारी का वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है नहीं, कभी नहीं। दूसरा ऑप्शन है हाँ, फरार अपराधी को पकड़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन है केवल पुलिस अधिकारी को। चौथा केवल सरपंच को। गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है। फरार अपराधी अगर है तो प्राइवेट व्यक्ति को भी के द्वारा भी गिरफ्तारी की जा सकती है। ये बताया गया है धारा 74 में इसका प्रावधान किया गया है। जो प्राइवेट व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो फरार घोषित है या उसके द्वारा कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है, तो वह किसी व्यक्ति को की गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन प्राइवेट निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी नहीं बता रहे हैं। ये आप लोगों पर है कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रावधान सहित हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा और उसका प्रावधान किस धारा में किया गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्लीज। अगला क्वेश्चन नंबर है 33। धारा 84 के तहत उद्घोषणा कितने दिनों की होती है? पहला ऑप्शन है ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। इसका सही जवाब है डी, सही जवाब है बी 30 दिन। यानी कि कोई भी उद्घोषणा जो है वो 30 दिन का उसको टाइम पीरियड उसको दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही उद्घोषणा मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 34। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 84 में तो घोषणा जारी की जाती है। धारा 85, 86, 87 का सही ऑप्शन है बी 34 का बी धारा 85। धारा 85 की कार्रवाई उद्घोषणा जारी होने के 30 दिन के बाद ही की जा सकती है, उससे पहले नहीं।
अगला क्वेश्चन नंबर है 35। यदि कुर्क संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसे सुरक्षित रखेगा, उसे तत्काल विक्रय का आदेश देगा, उसे पुलिस थाने में रखेगा या मालिक को वापस कर देगा? इसका सही ऑप्शन है बी, उसे तत्काल विक्रय किए जाने का आदेश दे सकता है या अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे सकता है। ये प्रावधान दिया गया है धारा 85 के सबसेक्शन 5 में, धारा 85 के सबसेक्शन 5 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 36। कुर्क संपत्ति वापस पाने के लिए व्यक्ति को कितने समय में हाजिर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 6 महीने, बी 1 साल, सी 2 साल, डी 3 साल। इसका सही जवाब है 6 महीने। 6 महीने में अगर उस पर कोई आपत्ति वगैरह है तो उसको 6 महीने के अंदर करना चाहिए। ये प्रावधान दिया गया है धारा 87 में, 87 का सबसेक्शन 1। अगला क्वेश्चन नंबर है 37। अध्याय 7 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से, चीजों को पेश करने के लिए, विवश करने की आदेशिकाएं के लिए, लोक उत्पाद के लिए, रख रखाव के लिए। इसका सही ऑप्शन है बी, चीजें पेश करने के लिए, विवश करने की आदेशिकाएं के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 38। धारा 96 के तहत तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल उच्च न्यायालय, बी है कोई भी न्यायालय, सी है जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, डी है केवल पुलिस महानिदेशक। इसका सही ऑप्शन है सी, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है जारी कर सकता है। यह प्रावधान दिया गया है 96 में, धारा 96 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 39। चोरी की संपत्ति के संदेह वाले स्थान की तलाशी वारंट किस धारा में है? पहला ऑप्शन है ए धारा 97, बी ऑप्शन है 98, सी ऑप्शन 101, डी ऑप्शन 103। इसका सही ऑप्शन है ए धारा 97। अगला क्वेश्चन नंबर है 40। सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी के लिए वारंट किस धारा के तहत जारी किया जाता है? सदोष परिरोध यानी कि जिन व्यक्तियों को जो है परिरुद्ध किया गया है, परिरोध में रखा गया है, ऐसे व्यक्तियों की तलाशी के लिए वारंट जारी किए जाने का प्रावधान किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 100, दूसरा 101, तीसरा 102, चौथा 108। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धारा 100। अगला क्वेश्चन नंबर है 41। किसी जिले के बाहर तलाशी वारंट का निष्पादन किस धारा में है? पहला ऑप्शन है 104, दूसरा ऑप्शन 103, तीसरा ऑप्शन 105 और चौथा ऑप्शन है धारा 110। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धारा 104। अगला क्वेश्चन नंबर है 42। तलाशी के दौरान कम से कम कितने स्वतंत्र गवाह होने चाहिए? ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2 या अधिक, सी है 5, डी है कहता है कि कोई अनिवार्य नहीं है। तलाशी के दौरान जो है कम से कम कितने गवाह होने चाहिए? इसका सही ऑप्शन है बी, 2 से जो है अधिक होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। ये प्रावधान कहाँ किया गया है इसके संबंध में? ये 103 का सबसेक्शन 4 इसके बारे में जो है बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 43। अध्याय 8 के तहत अपराध की आय की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान किस धारा में है? अपराध की आय का मतलब है कि जो
आय संपत्ति अर्जित की गई है वो किसी अपराध के तहत अगर है तो न्यायालय उसे कुर्क किए जाने का आदेश पारित कर सकता है। इसका प्रावधान किस धारा में दिया गया है? पहला ऑप्शन है धारा 105, दूसरा ऑप्शन है 107, तीसरा ऑप्शन है 111, चौथा ऑप्शन है डी 115। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 115 सबसेक्शन 1 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 44। पुलिस द्वारा चोरी की संदिग्ध संपत्ति जब्त करने की शक्ति किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 102, दूसरा ऑप्शन है धारा 104, तीसरा 106, चौथा है 108। इसका सही ऑप्शन है धारा 106। अगर चोरी की संदिग्ध कोई संपत्ति है, उस पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि चोरी से जो है अर्जित की गई है, तो उसको जब्त करने की पावर उसके पास है। अगला क्वेश्चन नंबर है 45। डाक या तार प्राधिकारी के पास दस्तावेज की तलाशी का वारंट कौन जारी करेगा, कौन देगा? पहला ऑप्शन है कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, दूसरा ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा है पुलिस उप निरीक्षक, चौथा हेड कांस्टेबल। इसका सही ऑप्शन नंबर है बी, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इसके संबंध में आदेश पारित कर सकता है। और इसका प्रावधान जो दिया गया है वो दिया गया है धारा 96(3) में। अगला क्वेश्चन नंबर है 46। 107 धारा 107 के तहत कुर्की की सूचना मजिस्ट्रेट को कितने दिनों में देनी होती है? पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 15 दिन, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन या तत्काल। इसका ऑप्शन नंबर है सी, 30 दिनों के भीतर जो है मजिस्ट्रेट को कुर्की के आदेश की कुर्की की सूचना देनी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 47। साक्ष्य प्राप्त करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किस धारा में है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पहला ऑप्शन है धारा 111, दूसरा ऑप्शन है बी 113, सी ऑप्शन 115, डी ऑप्शन है 118। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 113। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अगर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए है तो 113 के तहत लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48। बीएनएसएस में समन भेजने के लिए किस माध्यम को वैध माना गया है? पहला डाक सेवा, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक, चौथा डी मौखिक संदेश। का सही जवाब है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सी। इसको भी जो है एक वैध माध्यम माना गया है, चाहे आप ईमेल से भेजें, व्हाट्सएप से भेजें या किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 49। सम्मन के बदले में गिरफ्तारी का वारंट किस तरह के तहत जारी किया जा सकता है? इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समन के स्थान पर वारंट, गिरफ्तारी वारंट जो है किस धारा के तहत न्यायालय जारी कर सकता है? पहला ऑप्शन है धारा 87, दूसरा ऑप्शन है धारा 88, तीसरा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है डी 92। इसका सही ऑप्शन है सी धारा 90। समन के स्थान पर कब जो है वारंट जारी कर सकता है? या तो समन का तामीला हो गया हो तब गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, या फिर न्यायालय को ऐसा लगे कि वो व्यक्ति जो है फरार हो सकता है तब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, या हाजिर जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहा हो तब। अगला क्वेश्चन नंबर है 50। कुर्की के विरुद्ध दावे और आपत्तियां कितने समय में दी जानी चाहिए? कुर्की मतलब अगर किसी व्यक्ति की कुर्की न्यायालय के आदेश पर हो गई है तो अपनी जो प्रॉपर्टी है इसको वापस कर पाने के लिए उस पर आपत्ति या दावा
या जो अन्य व्यक्ति है वो दावा करे कि ये संपत्ति हमारी है, तो कितने दिनों के भीतर जो है होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 3 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन जो है 1 साल, और चौथा ऑप्शन है डी 2 साल। इसका सही ऑप्शन है बी 6 माह के भीतर होना चाहिए। ये प्रावधान कहाँ किया गया है? ये प्रावधान किया गया है 87 की उपधारा 1 में। 87 की उपधारा 1 में। तो ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 5 से 8 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और दैनिक जीवन में भी हम अक्सर इनसे संबंधित, इस प्रोसीजर से संबंधित इसका सामना करना पड़ता है। अगर कोई मुकदमा हमारे विरुद्ध या लिखा है, तो सबसे पहले अगर संज्ञेय अपराध, कोई संगीन अपराध नहीं है, तो सम्मन आता है, और सम्मन की तामील के बाद वारंट आता है, और उसके बाद भी अगर नहीं वारंट आता है, फिर वारंट में गिरफ्तारी वारंट भी होता है, जमानती वारंट होता है। तो इस तरह से जो है ये सारा प्रोसीजर इसी से संबंधित था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बिहार एपीओ में भी वैकेंसी आ गई हैं, तो आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एक रेगुलर टाइम टेबल के साथ तैयारी शुरू करें, तो निश्चित ही सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार।